हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी क्लास 10th में है, जिनका भी परीक्षा क्लास 10 का बिहार बोर्ड से 2027 में होने वाला है, उनके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें कि आज का यह क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का होने वाला है, यानी कि रसायन विज्ञान का, और ये चैप्टर नंबर 1 होने वाला जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह क्लास मुख्य रूप से दूसरा हो जाएगा। इससे मैंने पहले एक क्लास ले लिया है, एक लेक्चर ले लिया है। तो यदि आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो पहले उस लेक्चर को आप अटेंड जरूर कर लें, क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री में पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। जिन भी बच्चों का सेशन 2026 से 2027 है वह इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, जो सीखने से नहीं रुकता वही क्या होता है, आगे बढ़ता है। यानी कि आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो अब हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में बताया। आज की क्लास में हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, और आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और आपको रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें क्या होता है कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, कहा गया है कि LHS में जो परमाणु की संख्या होगी वही RHS यानी कि दाएं साइड भी होगा। यानी कि बाएं साइड जितना परमाणु होगा उतना ही परमाणु दाएं साइड होगा। यही क्या होगा, अगर ऐसा अगर फुलफिल करेगा इस कंडीशन को तो वह क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया है H2 प्लस Cl2 यानी कि 2HCl। देखिए यहाँ 2 इसलिए लगाया गया, देखिए क्यों क्यों लगाया गया। जब देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु है, सॉरी हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2 परमाणु, और क्लोरीन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ देखिए जब बना HCl, ये भी 2 मत मत भूल जाइए अभी से। तो जब इसे हाइड्रोजन के दो परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु है, तो यहाँ भी तो 2 परमाणु होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ पे नहीं है। इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, बाईं ओर 2 है, और दाईं ओर कितना है, 2 है। और क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी है, बाईं ओर 2 है और दाईं ओर भी 2 है। ये क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित में क्या होता है, जब दोनों ओर यानी कि बाएं और दाएं के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान नहीं होगी, सॉरी परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान नहीं होगी। तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए इसके बारे में यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि H2 प्लस O2 बराबर 2H2 रिएक्शन करके बन रहा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के भी 2 अणु LHS में, यानी कि बाएं ओर। लेकिन देखिए दाएं ओर क्या हुआ है कि H2O बना दिया, यानी कि जल बना दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे भी बाएं ओर भी दाएं ओर भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। या लेकिन यहाँ देखिए कि बाएं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और लेकिन दाएं ओर ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणु के संख्या कितनी है, 2 है बाएं ओर और दाएं ओर 2 है। यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बाएं ओर वो 2 है, लेकिन दाएं ओर कितने हैं, 1 है, इसलिए ये असंतुलित हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये आपको कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर में भी देखने को मिल जाएंगे कि 5 रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा कि आप इसे संतुलित करिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा गया Mg प्लस HCl से बनेगा MgCl2 प्लस H2। तो देखिए मैग्नीशियम, Mg माने मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो मैग्नीशियम 1 है और राइट हैंड साइड क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम
मैग्नीशियम एक है और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक है, और हाइड्रोजन जो है और क्या है, क्लोरीन जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर एक है और दाईं ओर भी दो है, लेकिन ये असंतुलित है। इसे हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे देखिए HCl में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यानी हाइड्रोजन संतुलित हो गया, और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो ये क्या हो गया, जैसे संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संतुलित करने के पश्चात यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कि संतुलित करने के पश्चात Mg यानी मैग्नीशियम एक है दोनों ओर, और हाइड्रोजन भी दोनों जगह सेम हो जाएगा 2-2, और क्लोरीन भी दोनों जगह क्या है, सेम सेम 2-2। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और संतुलित से हमने संतुलित में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए और भी एग्जांपल यहाँ दिया गया है। बार बार देखिए ये बनाना उचित नहीं होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए संतुलित करना है किसको, AlCl3 प्लस CaO दी होल 2 OH का, और AlOH का होल 3 प्लस CaCl2 को संतुलित करना है। तो देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, तो एक है, और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, एक है, ये तो संतुलित है। लेकिन देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ 2 है, तो इसे हम पहले संतुलित करना पड़ेगा हमको। तो जब हम इसे संतुलित करेंगे तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये क्लोरीन हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लोरीन भी हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैल्शियम जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ कैल्शियम 3 नहीं है, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। अब देखिए कि OH का होल 2 है, यहाँ पे बना है 3, देखिए यहाँ पे, उसके बाद OH दी होल 2 है यहाँ पे। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो OH दी होल 3 हो गया यहाँ पे। हाँ देखिए ये तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम सीधा कैल्शियम को ही चेंज किए हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे का तैसा है हमारा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम लगाए हैं तो ये हमारा संतुलित इस प्रकार हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्या किया गया है कि Fe यानी आयरन को जब हम H2 यानी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 यानी H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनता है, इसे कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Fe 1 है और राइट हैंड साइड में हमारा Fe 3 है, तो इसे हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा संतुलित हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारा 2 है और राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन 2 यानी कि ये हमारा बैलेंस है। लेकिन देखिए राइट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन 1 है, तो इसे हमको संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ हाइड्रोजन हमारा 4 दूनी 8 हो गया है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ तीसरा है कि KClO3 को जब हम तोड़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो KCl प्लस O2 बनता है और इसे संतुलित करना है तो ये बन जाएगा। देखिए KCl अभिक्रिया करने से पहले एक है और सॉरी K यानी कि पोटेशियम एक है और राइट हैंड साइड में भी एक है, तो ये हमारा संतुलित है। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी एक है, इधर भी एक है राइट हैंड साइड में भी। अब देखिए ऑक्सीजन की बात रही तो ऑक्सीजन देखिए हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ हमारा 2 है, तो इसे हमको करने के लिए देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हमको दोनों को 6 बनाना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो के यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ क्या हो गया, असंतुलित हो गया, जिसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इससे हमारा ये भी हमारा संतुलित हो गया। उसके बाद लिखा गया है कि Al एल्यूमिनियम को जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो Al2 होल में SO4 का होल 3 बन जाएगा और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अब देखिए अभिक्रिया कराने से पहले एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 था, लेकिन अभिक्रिया कराने के पश्चात एल्यूमिनियम हमारा 2 बन गया, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है और अभिक्रिया करने के पश्चात कितना है, 2 है, तो ये तो हमारा संतुलित है, इसको रहने दीजिए। और देखिए कि सल्फर जो है यहाँ पे, सल्फर यहाँ 1 है और सल्फर वहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए 3 इसलिए यहाँ देखिए, ये देखिए 3 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा असंतुलित हो जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब देखिए मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, या फिर हाँ आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुल 10 क्वेश्चन है, आप आंसर जरूर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, क्या क्या सूचना हमें प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से बहुत सारी सूचना हमें प्राप्त होती है, जिनमें से पहला हो जाएगा यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत के रूप में जानकारी देता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। देखिए जब हम H2 प्लस O2 लिखते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ बन रहा है।
अब H2+O2 बराबर 2H2O बनेगा, यानी कि जल बन रहा है, ये भी पता चल गया हमको। और लिखा गया यहाँ पे, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की परमाणु संख्या और परमाणु एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। हाँ, तो यह हमें क्या बताता है कि कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देता है, उसकी संख्या कितनी है। उसका चौथा यहाँ लिखा गया है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। तो वही बात हो गया। और यहाँ लिखा गया है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है, यानी कि ये क्या करता है कि दोनों के मतलब उत्पाद और प्रतिफल दोनों का क्या करता है, मोलों की संख्या के बारे में, अनुपात के बारे में बताता है। और यहाँ लिखा गया है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को भी बताता है। क्या करता है, द्रव्यमान के अनुपात को भी बताता है, दोनों अभिकारक और उत्पाद के। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफल के आपेक्षिक आयतन को भी आपेक्षिक आयतन का भी क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आपको समझाता हूँ। देखिए यह अभिक्रिया है, ये दोनों हो जाएगा हमारा क्या, अभिकारक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखिए कि N2 यानी कि इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम और उसके संकेत और परमाणु संख्या को याद करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वह याद कर लिया होगा। देखिए N2 यानी कि नाइट्रोजन, और H2 यानी हाइड्रोजन, और NH3 किसका सूत्र होता है, अमोनिया का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, आप एक बार जान लीजिए कि परमाणु मतलब एक अकेला जब परमाणु होगा ना, सॉरी, एक अकेला जब तत्व होगा तो उसे हम लोग परमाणु कहेंगे, और परमाणुओं के संयोग से जो बनता है उसे अणु कहते हैं हम लोग। ये आपसे कभी कभी कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते। अब देखिए आप कितने परमाणु हो जाएंगे, तो 2 परमाणु हो जाएंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है, 2 परमाणु है। यहाँ कितने परमाणु है, यहाँ 3 परमाणु हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, यानी कि जब परमाणु का जब मिलन हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो अणु हो जाता है, यानी कि NH3 क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा हमारा। इसलिए यहाँ पे हमारा अणु क्या कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अणु हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मोल की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितने मोल लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना गुणांक में, यही हमारा मोल होता है। 1 मोल ये लिया गया है, और इसका 3 मोल लिया गया है, और इसका 2 मोल लिया गया है। उसके बाद देखिए आपको जब द्रव्यमान यानी कि ग्राम निकालने के लिए बोले कि कितना ग्राम है बताओ N2, तो देखिए हम आपको सिंपल बताते हैं कि नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14। देखिए हमको बताते हैं आपको, पहले जो लिखा गया है देखिए पहले 14 हो गया, और जो उसका गुणांक में लिखा गया है N2 का देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। अब इससे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका 6 ग्राम हो जाएगा। और NH3 यानी अमोनिया कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। पहले कुछ नहीं करेंगे, आप जो दिया गया उसको लिखेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का भार कितना हो जाता है, 14। उसके बाद हाइड्रोजन, ये ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ये अलग है, दोनों में मल्टीप्लाई है। उसके बाद प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन यानी कि 3 है, 3 गो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। जब इसे आप जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो आपको 34 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसके आयतन की बात करें, इसका आयतन 1 हो जाएगा, इसका आयतन 3 हो जाएगा, इसका आयतन 2 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं दिया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में ठोस है या द्रव है, पदार्थ या गैस है, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जाता है। और रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चल पाता है कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, यानी उससे ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर ऑक्सीजन रुक रहा है, ऊष्मा निकल रही है और या ऊष्मा नहीं निकल रही, इससे यह पता नहीं चलता है। और रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हो गई है और प्रतिफल में कितना मात्रा बन गया। और ये भी नहीं पता चलता है रासायनिक समीकरण में कि पहले हम कितना परमाणु कितना अभिक्रिया में अभिकारक का भार यानी कि मात्रा लिए थे, और उसके पश्चात अभिक्रिया के पश्चात कितना मात्रा में प्रतिफल बना, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलता है। और रासायनिक समीकरण से हमें यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशा यानी कि किन दिशाओं में, ताप से, सांद्रण से, उत्प्रेरक से, किसकी उपस्थिति में संभव हो रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट, यानी कि जब देखिए हम आपको समझाते हैं कैटलिस्ट आखिर कहते हैं किसको है। तो देखिए जब 2 लोगों का शादी होता है तो उसे मिलाने वाला एक व्यक्ति होता है। जब उन दोनों का मिलन हो जाता है तो वह जो व्यक्ति मिलाने वाला होता है वो निकल जाता है, तो वही हमारा व्यक्ति क्या हो गया, जो मिला रहा है दोनों को, उत्प्रेरक हो गया। इसी प्रकार उत्प्रेरक पदार्थ में क्या होता है, अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 परमाणुओं को मिला देता है, और जब वो अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो उत्प्रेरक बाहर निकल जाता है, वही हो गया उत्प्रेरक। अब देखिए 5वां पॉइंट लिखा गया कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। अभिक्रिया के वेग के संदर्भ
में कोई जानकारी नहीं देता है। कौन? रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने मतलब प्रकारों के बारे में विस्तृत पूर्वक। बस आप समझ लीजिए इतने प्रकार को हमें पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना संयोजन या संश्लेषण, सॉरी पहले हमको पढ़ना है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ना वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ना है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये भी उसका प्रकार है। उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उदासीन अभिक्रिया। इन सब के बारे में हम कल की क्लास में विस्तृत पूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास 9 और क्लास 10 की सभी विषयों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, जिसमें से आपका क्लास 10th में फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका है, 9th में भी एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार आपको इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और सभी दोस्तों को बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कराई जाती है। और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम चैनल, इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।